नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है। देखिए, हम लोगों ने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को समझने के लिए यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम लिया है एंड दैट सर्किट डायग्राम इज क्लोज्ड लूप। ठीक है, क्लोज्ड लूप सर्किट डायग्राम को लेकर के इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को समझेंगे। देखिए, क्लोज्ड लूप डायग्राम क्या होता है और ओपन लूप डायग्राम क्या होता है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस पर काफ़ी चर्चा किया। तो अगर आप नहीं देखें वो वीडियो तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन है इसका जो वोल्टेज गेन होता है उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नेगेटिव वाला टर्मिनल क्या कहलाता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और पॉजिटिव वाला क्या कहता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, और ये आउटपुट के लिए एक टर्मिनल है और यहाँ पर दो वोल्टेज के लिए पावर सप्लाई दिए जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर दिखाए नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर हम लोग इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको कर दे ग्राउंड, क्या कर दे, ग्राउंड कर दे, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पर कुछ सिग्नल अप्लाई कर दे। एक बार ध्यान से सुनिए, हमारा ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, अगर हम लोग इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या कर दे, ग्राउंड कर दे, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पर कुछ सिग्नल अप्लाई कर दे। चलिए मान लीजिए कि पहले पॉजिटिव पोलैरिटी आए फिर निगेटिव पोलैरिटी आए, तो इस केस में हम लोगों को आउटपुट पर जो सिग्नल मिलता है उसका फेज 180 डिग्री से चेंज हो जाता है, कुछ इस तरीके से। इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो पहले इधर नेगेटिव पोलैरिटी आता है फिर पॉजिटिव पोलैरिटी आता है, देख रहे हैं, यहाँ पर पहले नेगेटिव पोलैरिटी आया फिर पॉजिटिव पोलैरिटी आया। मतलब ये है कि इनपुट में जो सिग्नल था उस सिग्नल का फेज बदल गया और वो हो गया 180 डिग्री जब वो आउटपुट पर आया। ओके, इसी को कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एक बार फिर से इसको समझिए, जब भी आप किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कुछ सिग्नल अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर वेव एक सिग्नल दिया है, सिनुसोइडल सिग्नल है, तो उस केस में क्या होता है कि आउटपुट पर जो आपको सिग्नल मिलता है उसका फेज 180 डिग्री से शिफ्टेड होता है। ओके, मतलब है कि इधर आप अगर पॉजिटिव देंगे तो इधर नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अब ये जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है उस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। थोड़ा सा इस सर्किट डायग्राम को समझिए। इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पर तो हम लोग कुछ वोल्टेज सिग्नल अप्लाई करते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो रजिस्टेंस है दैट इज द इनपुट रजिस्टेंस, इसको आप RI से डिनोट कर सकते हैं, इनपुट रजिस्टेंस है ये। ठीक है, यहाँ पर V2 टर्मिनल और ये V1 टर्मिनल। ठीक है, इन्वर्टिंग को कहते हैं V2 और नॉन इन्वर्टिंग को V1। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सिग्नल हम लोगों ने अप्लाई किया, वो VS है। ठीक है, ये VS, और हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट से कुछ फीडबैक, कुछ फ्रैक्शन, बहुत छोटा फ्रैक्शन फीडबैक जो है आउटपुट से लेकर के इस फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू, RF के थ्रू किसको दे रहे हैं, इनपुट को दे रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो गेन होगा ना, वो गेन का डेरिवेशन होता है एक छोटा सा। तो पहले इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, अगर इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या कर दिया, G, मान लीजिए कि ये पॉइंट G है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग KCL, किरचॉफ्स करंट रूल अगर लगाते हैं एट पॉइंट G, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मान लीजिए कि इस साइड में यहाँ से जो करंट एंटर करता है वो करंट अगर I1 है, ओके, और इधर साइड जो करंट जाता है अगर वो करंट IF है, ऊपर फीडबैक रेजिस्टेंस की तरफ जो जाता है, और यहाँ पर इस साइड जो करंट जाता है अगर वो करंट मान लेते हैं कि वो करंट I2 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट रूल हमें क्या पता चलेगा कि भाई I1 जो है ये किससे इक्वल है, I2 प्लस IF से इक्वल है, क्योंकि ये I1 करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो IF और एक I2 में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ना, इनपुट रेजिस्टेंस RI, दैट इज RI, ये बहुत लार्ज होता है, इज वेरी लार्ज। ओके,
यहाँ जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये बहुत लार्ज होता है, इतना लार्ज होता है कि यहाँ पर आपको जो अंदर में करंट जा रहा है ना I2, ये लगभग ज़ीरो होता है, लगभग ज़ीरो होता है। तो इस केस में यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा I1 इज इक्वल टू IF। मतलब ये है कि I1 जो है लगभग IF से, जो फीडबैक करंट है, उससे इक्वल होगा। अब पहले यहाँ पर हम लोग I1 का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का करंट, मतलब है कि इसको कुछ ऐसे अगर समझे तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर है V2 और इधर साइड है VS, और इधर जो करंट फ्लो कर रहा है डेट इज़ I1, और ये रेजिस्टेंस है RI। अब हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए, तभी हम लोग जो है I1 का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो क्योंकि I1 क्या होगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या होगा इस केस में वोल्टेज हो जाएगा VS माइनस V2 बाई RI। तो देखिए I1 का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, I1 का वैल्यू मिल रहा है VS माइनस V2 बाई RI। बिल्कुल उसी तरीके से IF के केस में होगा, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट, V2 से लेकर के इस पॉइंट तक, देखिए इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। अब इधर साइड में पूरे में करंट कितना है, IF है, रेजिस्टेंस RF है, तो वोल्टेज कितना होगा इस केस में वोल्टेज होगा आपका V2 माइनस V0 बाई RF। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ इस तरीके से अगर ये था, यहाँ पर RF है, यहाँ पर V2 है, इधर V0 है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है डेट इज़ IF। तो IF का वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस तो आपके पास RF है, वोल्टेज कितना हो जाएगा, V2 से V0 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत मेन कंसेप्ट है जो आपको समझने का ज़रूरत है। ठीक है, वो मेन कंसेप्ट है वर्चुअल ग्राउंड का। देखिए अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि V2 जो है ये भी 0 से इक्वल होगा। क्यों, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पर ये जो V1 है ये ग्राउंड पर है, हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये क्या है, ग्राउंड पर है। तो वर्चुअली हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो V2 टर्मिनल है वो भी क्या है, ग्राउंड पर है। मतलब V2 इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। अब इस V2 का वैल्यू इन दोनों में 0 रख दीजिए, तो यहाँ पर भी V2 का वैल्यू 0 रख दीजिए और यहाँ पर भी, तो आपको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर VS बाई RI इज इक्वल टू माइनस VO बाई RF। थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम लोग इसको मैनिपुलेट करें ना, तो आपको इसका वैल्यू कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए VO, ये VO है, बाई VS इज इक्वल टू माइनस RF बाई RI। थोड़ा सा मैनिपुलेशन आप कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, VO बाई VS इज इक्वल टू माइनस RF बाई RI। अब यहाँ पर ये जो VO बाई VS है ना, ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर। ओके, तो इस केस में जो वोल्टेज गेन है, चलिए उसको हम लोग ले लेते हैं A, क्योंकि ये क्लोज लूप है तो इसको हम लोग ACL ले सकते हैं। ACL इज इक्वल टू माइनस RF बाई RI। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज गेन हो गया इस एम्पलीफायर का। ठीक है, दैट इज ACL इज इक्वल टू माइनस RF बाई R1, सॉरी यहाँ पर RI है, ठीक है ना, RI है। RF क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस है, RI क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस है। इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के अंदर जो करंट जाता है वो लगभग स्मॉल होता है, इसलिए हम उसको 0 से इक्वल ले सकते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था इसके वोल्टेज गेन के रिगार्डिंग, ये जो आपके सामने है, और आशा है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपको समझ में आया होगा। जब भी आप किसी भी गिवन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कुछ सिग्नल देते हैं, तो आउटपुट पर आपको जो सिग्नल मिलता है वो एम्पलीफाइड तो होता ही होता है, लेकिन वहाँ पर उस सिग्नल का जो फेज होता है वो 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और ये जो डायग्राम है ये कौन सा डायग्राम है, ये क्लोज लूप डायग्राम है। ठीक है, हम लोगों ने, आप चाहे तो ओपन लूप डायग्राम की मदद से भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को समझा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है।